देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रेंट फ्री एकोमोडेशन में हम लोग कैसे उसकी वैल्यूएशन करते हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी परक्यूजिट्स हैं जो टैक्सेबल होती हैं ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज के लिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। और सेकंड नंबर पर आता है इसमें वैल्यूएशन ऑफ मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉय। कोई भी ऐसा खर्चा जो एम्प्लॉय को करना चाहिए, एम्प्लॉय की लायबिलिटी है, एम्प्लॉय की ड्यूटी है, और वो खर्चा एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉयर कर, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा एज ए परक्यूजिट जितना भी पेमेंट कर रहा है। मान लिया एम्प्लॉय के घर का बिजली का बिल, किसकी ड्यूटी है पेमेंट करने की? एम्प्लॉय। कर कौन रहा है? एम्प्लॉयर। तो सैलरी दे रहा भैया, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही बच्चों के स्कूल की फीस किसकी ड्यूटी है? दे कौन रहा है? टैक्सेबल। ठीक है। कार है एम्प्लॉय की, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है एम्प्लॉय, उसमें पेट्रोल डलाने की जिम्मेदारी किसकी है? एम्प्लॉय की। दे रहा है एम्प्लॉयर। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो एम्प्लॉय का पर्सनल एक्सपेंस है और उसकी पर्सनल ड्यूटी है पेमेंट करना, लेकिन पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, वो फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। As stated earlier, wherever any monetary obligation of the employee is discharged by the employer, which otherwise would have been payable by employee, it is considered as a perquisite and taxable for all types of employee. For example, gas, electricity, water bill, salary of watchman, children education expenses, income tax, expenses of car. In all the above cases, the value of such monetary obligation shall be the actual amount spent by the employer in this regard, and it shall be taxable under the employee's specified employee or any other employee. कोई भी एम्प्लॉई है तो ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। नंबर थर्ड, नंबर वन रेंट फ्री हाउस, नंबर टू एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, नंबर थ्री वैल्यूएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर। देखिए, अगर एम्प्लॉय ने अपनी एक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो ये किसकी ड्यूटी है पेमेंट करना? एम्प्लॉय की। पेमेंट कौन कर रहा है? तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ये तो सेकंड पॉइंट में आ सकता था, तो इसके लिए थर्ड पॉइंट क्यों बनाया? क्योंकि ये जो है ना, ये एक्चुअल में डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर मींस पेड, ये पेमेंट बेसिस पर है, और यहां लिखा है पेड और पेबल। इसका मतलब ये ड्यू बेसिस पर भी चलेगा। अगर एम्प्लॉयर ने कहा आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट मैं कर दिया करूंगा, तो ये ड्यू बेसिस पर हो गया तो भी, क्योंकि सेकंड में एक्चुअल पेमेंट बेसिस है, ये पेमेंट या ड्यू दोनों ही है। तो एम्प्लॉयर ने अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की बात करी है, तो ये एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आपको याद हो, मैंने एक बार बताया था 80C में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम की पेमेंट करने की डिडक्शन मिलती है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने पेमेंट करा, टैक्सेबल हो गया। एक तरीके से एम्प्लॉय ने सैलरी दे दी, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता, एम्प्लॉय पेमेंट करता तो डिडक्शन मिलती। एम्प्लॉयर ने सीधा पेमेंट करा तो क्यों नहीं मिलेगी डिडक्शन? क्योंकि टैक्सेबल तो कर ही रहे हो। तो इनकम टैक्स में 80C की डिडक्शन मिल जाएगी। एक होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एक होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। होता क्या है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री में या सस्ते में शेयर दे सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय को फायदा हो जाता है। तो अगर एम्प्लॉय को फायदा हो जाता है तो उस सिचुएशन में वो टैक्सेबल होना चाहिए। तो यहां लिखा है एनी शेयर और सिक्योरिटी इशूड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट शैल बी टैक्सेबल फॉर द एम्प्लॉय। तो उसके लिए परक्यूजिट की वैल्यूएशन कैसे होगी? अगर लिस्टेड शेयर्स है, परक्यूजिट वैल्यू ऑफ लिस्टेड
शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर फ्री में दिए हैं या कंसेशनल रेट पर दिए हैं, तो जिस दिन दिए हैं उस दिन हर दिन है ना एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग रेट होता है शेयर का। तो ओपनिंग रेट जब सुबह मार्केट खुलेगी 9:55 पे शायद खुलती है, 9:15, और 3:30 बजे दोपहर को बंद हो जाती है। तो उस दौरान खुलते ही जो रेट है और एंड का रेट है उसका एवरेज प्राइस हम निकाल लेंगे। और मान लिया उस शेयर का प्राइस है 225 रुपए, हमने लिए हैं 100 रुपए, तो 125 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। ये तो हमने परक्विजिट में पढ़ा ही था, एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर विल बी डिडक्टेड। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मानो और जो पेमेंट करा माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर ये अनलिस्टेड शेयर है तो दिक्कत है, क्योंकि ये शेयर मार्केट में लिस्टेड तो है नहीं। तो परक्विजिट वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटी अलॉटेड और ट्रांसफर, तो हम क्या करेंगे उसकी मार्केट वैल्यू का पता लगवाएंगे। ठीक है, तो एक अलग कैटेगरी वन मर्चेंट बैंकर के थ्रू डिटरमाइन कराओ कि उसके मार्केट वैल्यू क्या है, और 180 दिन के अंदर अंदर की डेट में वैल्यूएशन होनी चाहिए, है ना, ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शन और एनी अर्लियर डेट नॉट बीइंग अर्लियर देन 180 डेज। तो जिस दिन आप ऑप्शन दे रहे हो उस दिन या उससे पहले, बाद नहीं उससे पहले, तो 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के अंदर अंदर जिस दिन आप उससे कह रहे हो डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग, उसके 180 दिन के अंदर अंदर आप वैल्यूएशन करा लो उसका। नंबर 5, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। देखिए हम ये एज्यूम करेंगे ये फ्री में मिला, यहाँ कंसेशनल में हर एक में यही समझाता हूं, आप कंसेशनल के चक्कर में मत पड़ो। आप ये मानो ये फ्री में लोन दिया है और वैल्यूएशन कर लो, अगर कुछ भी पैसा एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया वो माइनस कर दो। ठीक है, देखिए यहां पर क्या बात है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी तो टैक्सेबल हो जाती है ना, तो एम्प्लॉय ने कहा मेरी सैलरी है 1,00,000 रुपए महीना, आप मुझे ना 10 लाख का लोन दो, कह दो जी इंटरेस्ट फ्री है, उसका ब्याज का अमाउंट सैलरी से कट करके, सैलरी मेरी बढ़ानी है मत बढ़ाओ, ब्याज में एडजस्ट हो जाएगी, मेरा टैक्स बच जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भैया, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देगा तो वो भी हम टैक्सेबल कर। फायदा क्या हो रहा है एम्प्लॉय का, इंटरेस्ट का फायदा हो रहा है ना, अगर ये फ्री में मिल रहा है तो। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को 10 लाख का लोन दिया और कह रहा है कि मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बस लोन दे दिया, बेचारा मेरा एम्प्लॉय है, जोड़ता दे दिया, तो एम्प्लॉय को क्या फायदा हो रहा है, इंटरेस्ट का, क्योंकि बैंक से लोन लेगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट का फायदा है, वो टैक्सेबल कर देंगे। अब ये है कि इंटरेस्ट कौन सा ले, क्या रेट ले, तो इसके लिए बहुत आसान सी बात बताई इन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उसका पहली तारीख को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ले लेंगे, जो लोन ले रहे हो जितनी अमाउंट का लोन ले रहे हो उस हिसाब से, क्योंकि हाउस लोन लिया है 25 साल से कम, 25 से ज्यादा, 5 लाख से कम, 10 लाख से ज्यादा, सबके अलग अलग रेट है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट है साल के पहले दिन वो रेट आप लगाओ लोन अमाउंट, और वो टैक्सेबल हो जाएगा हमेशा की तरह, वो टैक्सेबल हो जाएगा। मान लिया 10 लाख का लोन है, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना हो गया 1,20,000। मान लिया एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को 5% का रेट पर इंटरेस्ट वापस दे रहा है तो -50,000 हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, जितना एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है वो माइनस हो जाएगा। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर लोन की रीपेमेंट हुई है तो क्या होगा, पूरे लोन की नहीं हुई, इंस्टॉलमेंट में हो रही है तो क्या होगा। मान लिया, क्योंकि आजकल क्या होता है, अगर जेन्युइन लोन दिया है एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को, तो क्या करेगा वो उसके हर महीने की सैलरी से लोन की इंस्टॉलमेंट कट करता है। तो हमें हर महीने की आखिरी तारीख को देखना है कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, हर महीने की आखिरी तारीख को जितना लोन आउटस्टैंडिंग है उसी पर मंथली हिसाब से इंटरेस्ट लगाना।
तो लोन वाज रिपेड fully or partially. Calculate interest on outstanding loan at the end of every month. हर महीने की आखिरी दिन आप देखो कितना है लोन का अमाउंट और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओ। टोटल लोन अगर 20,000 या उससे कम है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं टैक्सेबल होगा। एक बार बताओ, 20,000 का कौन लोन लेता है भाई एक साल में? बहुत गरीब आदमी होगा बेचारा, छोड़ो ना उसको। ठीक है, लोन वाज टेकन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीजेस एज पर रूल है, तो परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं हो। अब आप इमेजिन करिए एम्प्लॉई या उसका कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, पता चला उसकी किडनी फेल हो गई और उसे 5-10 लाख की जरूरत है, उसने एम्प्लॉयर से लोन लिया, एम्प्लॉयर ने दे दिया, तो कहा यार इंटरेस्ट भी मत दियो। इनकम टैक्स वाले कहेंगे ला भैया टैक्स, क्या ठीक है? ये इलाज करा रहा भैया वो, तो यहां पर बोला नहीं लेंगे टैक्स, ये फ्री है। स्पेसिफाइड डिसीजेस मतलब गंभीर बीमारी, कैंसर, ये वो सब, हार्ट फेलियर, सब कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां। लेकिन अब आप एक बार बताओ, आपने लोन लिया कितने का, तो ये लोन का पैसा आपको वापस का एम्प्लॉय को वापस करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए या नहीं? जब पैसा आएगा करना चाहिए। इसने मान लिया इलाज में मेडिकल एक्सपेंसेस हुए मान लिया 12 लाख और एम्प्लॉय ने इसे 10 लाख दे दिया, ठीक है, फ्री है, कुछ टैक्सेबल नहीं है। लेकिन इसकी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से 8 लाख रुपए मिल गए। तो ये कहते हैं कि भैया 8 लाख रुपए वापस दो ना एम्प्लॉयर को, नहीं दोगे तो जिस दिन से 8 लाख मिले उस दिन से टैक्सेबल कर देंगे। सही बात है या नहीं? तो जिस दिन से इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलेगा उस दिन से टैक्सेबल कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 11, मिस्टर शर्मा है, इन्होंने एक लोन लिया है अपने एम्प्लॉयर से 1 जनवरी 2023 को 2 लाख रुपए का 4% के हिसाब से। एसबीआई का रेट साल के शुरू में 1/4/2023 को 11% है। हमें बताना है क्या टैक्सेबल परक्यूजिट आएगी, क्या आएगी वैल्यू, जल्दी बताओ। तो 2 लाख रुपए के ऊपर 11% का रेट है, 4% दे रहे हैं तो 7% लगा दो सीधा। और ये कब लिया लोन? पिछले साल 1 जनवरी, तो ये साल पूरे 12 महीने आ जाएंगे, तो पूरे 12 महीने का ही है, फिर तो सीधा 2 लाख का 7%, 14,000, ये टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी इस सब कुछ आएंगे अभी एग्जाम्पल। सारे एग्जाम्पल होने के बाद भी आपका अगर क्वेरी सॉल्व नहीं होगी तो मेरे से पूछ। मैंने कोशिश करी है कि कुछ भी ना छूटे, तो मेहनत करी है, तो एक बार उसको देख लेते हैं कि मेहनत कामयाब रही या नहीं, नहीं तो तुम्हारा एग्जाम्पल अलग से लिखवाएंगे इसमें। मिस्टर मेहता ने लोन लिया 6,000 रुपए का 1/5/23 को 8,000 रुपए, ठीक है, और 1/10/23 को 6,001/5 को 8,001/10 को 9,001/2 को 24 को। एसबीआई का रेट साल के शुरू में 16% है, तो हमें वैल्यूएशन करनी है। तो हर महीने की आखिरी डेट को कितने का लोन आउटस्टैंडिंग है ना? तो इसने मई में लिया है ना, तो 6,000 रुपए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना, 5 महीने के लिए 30,000 रुपए हो गए ना, 6,000 रुपए हर महीने के एंड में। फिर इसने 8,000 रुपए का लोन ले लिया, तो कितने हो गए? 14,000 रुपए हो गए, है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने, कितना हो गया?
56,000। फिर इसने 9,000 का लोन ले लिया, कितने हो गए? 23,000 है। फरवरी एंड मार्च 46,000। टोटल कितना हो गया? 1,16% एक महीने का, क्योंकि मैंने मंथ से पहले मल्टीप्लाई कर दिया। 1, बस इतना कम, बस देख लो, ज्यादा नहीं आ रहा। अच्छा, अमाउंट लोन तो कम ही है अमाउंट का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13, क्या होगा अगर एम्प्लॉयर 9% का इंटरेस्ट ले रहा है? 1,32,000 पे 16 माइनस 9, है ना? तो 7% के हिसाब से टैक्सेबल निकाल लो। 770, या मैं कर 1760, ये है 16% और 7% निकालता, यही आ रहा होगा 770, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14, मिस्टर गरीब है, लोन लिया है रिच लिमिटेड से 31/8 को 19,000, कितना होगा टैक्सेबल? अप टू 20,000 एग्जाम्प्ट है। अगर लोन एक साल में 20,000 रुपए तक है तो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। बीमार है मिस्टर बीमार, उसने लोन लिया है 7 लाख रुपए का एम्प्लॉयर से, ठीक है। एम्प्लॉयर का नाम है हेल्थ लिमिटेड। 1/6/2023 को उससे बीमारी है, रूल नंबर 3A में कवर्ड है, स्पेसिफाइड डिसीज है, और इंटरेस्ट रेट 16% है। कितना होगा टैक्सेबल? नॉट टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि अगर स्पेसिफाइड डिसीजेज एज पर रूल 3A में कवर्ड है तो वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन इनको 3 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा मिल गया 1 अक्टूबर को, तो भैया 3 लाख रुपए तो वापस दो, नहीं दे रहे हैं, और नथिंग वाज पेड। तो 3 लाख रुपए उस दिन से 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक टैक्सेबल हो जाएगा। 16%, 6 महीना, 24,000, तो 24,000 टैक्सेबल हो जाएगा। जिस दिन से लोन लिया वो नहीं, जिस दिन से इन्हें क्लेम का पैसा मिला है, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। मिस्टर गुप्ता हैं, इन्होंने लोन लिया है 1/12/2022 को 3 लाख रुपए का। ये मंथली पेमेंट करते हैं, 10,000 रुपए इनकी सैलरी से कटते रहते हैं। इंटरेस्ट रेट 16% है। हमें बताना है कि कितना होगा। तो भैया हमारा जो है मंथ अप्रैल 23, कितना आउटस्टैंडिंग है? इन्होंने 1/12 को लोन लिया है, 1 जनवरी से कटना शुरू हुआ है, तो 1 जनवरी को 10,000 कट गए, तो इनके रह गए मंथ एंड में 2,90,000। फिर 28 फरवरी को कितने रह गए? फिर और अप्रैल के एंड में कितने रह गए? 260, तो 260, 250, फिर फिर कोई शॉर्टकट भी है? अगस्त में और सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, इन सब का टोटल करो।
कितना 2460 है। इसका शॉर्टकट क्या है? अरे शॉर्टकट कहाँ रहा, इतना लंबा कर, टोटल तो करना पड़ेगा ना। मैं इस टोटल निकालने का क्या, 2,60,000 प्लस 1,50, लेकिन ये तभी जब हर महीना एक जैसा अमाउंट हो, डिवाइड बाय 2, एवरेज आ गया ये, इंटू 12। लेकिन एवरेज 2 निकालो कितना आया, 4,00,000। तो ये 4,10,000 कैसे एवरेज आ जाएगा, 2,05,000। तो ये एवरेज अमाउंट एक महीने का आ गया पूरे साल का, इसी का 16% निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 2,05,000 का 16%, 32,000। क्योंकि अगर मैं इसको 2,05,000 को 12 से मल्टीप्लाई करूं तो यही आ रहा था, ठीक है ना। तो पहले पहले 12 से मल्टीप्लाई करूं, ये पूरे मंथली आया, फिर मैं 16% निकाल के मंथली है तो डिवाइड बाय 12 करूं। इससे अच्छा मैं क्या करूं, दिस प्लस दिस अपॉन 2, ये एवरेज अमाउंट आ गई, मंथली एवरेज पूरे साल में यही एवरेज चल रहा था, इंटू 16% सीधा आ जाएगा। लंबा काम करोगे तो भी यही है। तो अल्टीमेटली क्या करना है, पहले दिन क्या आ रहा है, 260 है ना, हर महीना कम कर रहे हो, इस महीने का ऑलरेडी कम हो चुका है, बचे 11 महीने और हैं, 11 महीने में 1,10,000 और कम हो जाएगा, तो और शॉर्ट कर लो, 1,10,000 और कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो इसका एवरेज निकाल लो, ठीक है, क्लियर। और शॉर्टकट करना, तो 2,60,000 है और 1,10 पूरा कम हो रहा है ना, एवरेज कितना हो जाएगा, 1,10 का आधा 55, माइनस कर दो, सीधा 2,05,000 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, ट्रेवलिंग, टूरिंग, एकोमोडेशन एंड अदर एक्सपेंस ऑन हॉलीडे। एम्प्लॉई छुट्टी मनाने जा रहा है, कुल्लू मनाली घूमने गया अपने बीवी बच्चों को लेके, खर्चा किसे करना चाहिए, कर कौन रहा है, ये अलग से पॉइंट बनाने की क्या जरूरत है, समझो ना। लेकिन देखते हैं क्यों बनाया, क्या बात। ट्रेवलिंग, टूरिंग, एकोमोडेशन एंड अदर एक्सपेंस ऑन हॉलीडे, if facilities are maintained by employer and are available to all employees, then actual expenditure incurred by employer shall be taxable as per QCIT। इसलिए क्योंकि वो खुद ही ट्रेवलिंग एजेंट है, मान लिया आप खुद ऐसे हैं जो टूर ट्रेवलिंग का काम करते हैं, अब एम्प्लॉय को तो घुमाने भेजना पड़ेगा ना कभी कभी, लेकिन वो टैक्सेबल हो जाएगा, और अमाउंट क्या लिया जाएगा, जितना एक्चुअल में खर्चा हुआ है, वो तो बहुत कम हुआ होगा खर्चा, लोगों से तो ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। इफ फैसिलिटीज आर maintained by employer which are not available to all employees, then the taxable value perquisite shall be the value at which such facility are offered to other agencies to the public। क्या है, सारे के सारे एम्प्लॉय को हमने फैसिलिटी नहीं दी, कुछ चुनिंदा एम्प्लॉयज को दी, ठीक है। और आपकी जो आप काम करते हैं मेक माई ट्रिप में, तो इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयर की फैसिलिटी है लेकिन सारे एम्प्लॉयज को नहीं देते, तो अब हम क्या करेंगे, आपका नहीं देखेंगे पैसा, हम देखेंगे आपके जैसी जो और एजेंसी है वो कितना पैसा करती है इस ट्रिप के लिए। मान लिया हमने देखा GoIBibo या Booking.com इस घुमाने के 1 लाख लेते हैं, तो वो 1 लाख रुपए आपके लिए टैक्सेबल,
If the official tour of employees is extended as a vacation, then perquisite value भी shall be taken only for the extended period. ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है. ऑफिस की मीटिंग है गोवा में, तो आप गए गोवा, 4 दिन की मीटिंग है, आपने कहा जी 6 दिन रुको, 4 दिन मीटिंग है, 2 दिन हम घूमेंगे फिरेंगे, जो 2 दिन की अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगी. इफ एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड भी है जो ऑफिशियल टूर पे साथ में आया है, तो हाउस होल्ड मेंबर के तो पूरे के पूरे 6 दिन के टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल टूर में उसका क्या मतलब, तो उसका पूरा एम्प्लॉयर जो भी पेमेंट करेगा सारा टैक्सेबल हो जाएगा, एम्प्लॉय का केवल ऑफिशियल टूर से बढ़ा हुआ. However, if employer has recovered some amount, ये तो हमेशा की बात है, वो रिड्यूस हो जाएगी. फ्री मील्स, टी एंड स्नैक्स. फ्री मील्स, अब आप ऑफिस जाते हैं, और आपको वहां पर रोज खाना दे देते हैं ऑफिस वाले, तो मजा आएगा या नहीं? ये बात भी ठीक है. मान लिया टेस्ट बहुत बढ़िया है, ऐसा टेस्ट है जैसा रेस्टोरेंट में होता है, तो मजा आएगा या नहीं? नहीं. गलत फहमी है आपके पास. अगर रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट है तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको मजे वो 2 4 5 दिन आएंगे, उसके बाद आप उसे झेल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट का खाना रोजाना नहीं झेल सकते आप. रोजाना घर जैसा खाना झेल सकते हो जो हल्का होता है. घर की जो सब्जी होती है ना, घर पे बनी है जी, मटर पनीर, पानी अलग तर रहा है उसमें, मटर अलग झूल रहे हैं, पनीर अलग है थोड़ा बहुत, ये घर पे लड़ाई हो रही है क्या बना दिया. रेस्टोरेंट में गए या एकदम गाढ़ी गाढ़ी क्रीमी क्रीमी, लेकिन वो इतनी हैवी होती है कि वो एक आध बार तो आपको अच्छी लगेगी, जब रोज वही खिलाया जाएगा ना तो घर की याद आएगी कि वही ठीक था घर वाला खाना. जो घर की रोटी थी वो बढ़िया थी, बाहर के नान लच्छा पराठा कितना खाऊंगा. तो हम ऑडिट पर जाते थे, एक एक महीने के लिए मैं ऑडिट पर रहा, और वहां सेवा पूरी होती है ऑडिट पर, अगर खासतौर पे स्टैचुरी ऑडिट हो, गवर्नमेंट की तरफ से ऑडिट हो, हम वहां पहुंचे, बहुत बढ़िया सेवा हो रही है रोज है ना. वो स्पेशली हमें रेस्टोरेंट में लेकर जा, कहते थे आप बताओ कहाँ ले जाना है, और रोजाना रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाते थे हमें. वो बात अलग है कि वो इतना हाई फाई एरिया नहीं था. गोरखपुर से आगे शुगर मिल के ऑडिट थे, यूपी शुगर कॉर्पोरेशन के ऑडिट थे. वहां जगह थी बेतालपुर, भटनी, देवरिया, वहां शुगर मिल, वहां लेकिन सेवा बहुत होती थी. वो कहते थे आप वहां से 15 किलोमीटर दूर जीप पे लेकर जाते थे लंच कराने के लिए, लेकिन रात को जहाँ गेस्ट हाउस में रुके थे हम कहते भैया वहीं पे जो कुक है वो उसी के खाना ठीक है, वो सब्जी वब्जी घर जैसी थोड़ी बना रहा है तो ठीक है भैया. रेस्टोरेंट में 1 महीना रहे, 1.5 महीना रहे, तो 2 4 5 दिन तो खूब मजे आए. मैंने क्या 12th के बाद फाउंडेशन क्लियर करते उस समय ट्रेनिंग होती थी, तो मैं तभी चला गया था. फाउंडेशन में आप है, फाउंडेशन क्लियर करी तो आप अगर इस टाइम जितने बड़े आप हैं, इतने टाइम पे 1 1.5 महीने के लिए ऑडिट पे गया था मैं. क्या बड़े मजे आ रहे हैं भैया, खिलाओ. 2 4 दिन खाया, हमने कहा भैया अब तो नहीं आ रहे मुझे. तो इसलिए मजे तब आएंगे जब वो रेस्टोरेंट जैसा खाना ना हो, घर जैसा खाना हो, या घर से थोड़ा सा रेस्टोरेंट की तरफ हो, लेकिन रेस्टोरेंट जैसा खाना आप रोज नहीं खा पाएंगे. तो अब क्या है कि आपको खाना मिलता है रोज, और आप वहां पर जनरली क्या होता है, कंपनीज वगैरह में है ना, कैंटीन मेस वगैरह होती है, वहां पर क्या है, खाना है ना एक नॉर्मल ढाबे जैसा ही होता है, रेस्टोरेंट जैसा नहीं होता, आप खा सकते हो रोज. तो आप रोजाना खाना खाते हैं वहां, तो क्या टैक्सेबल होना चाहिए ये? रोज खाना खा रहे हो आप. तो इन्होंने कहा कि अगर पूरी कंपनी सबको खाना खिला रही है ना, तो एक बार में 50 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं आएगा खाने का. क्या होगा, एक प्लेट आएगी, चावल, 2 4 रोटी, 2 सब्जी, एक आध बाई चांस मिठाई का पीस हुआ, तो ये 50 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं. तो 50 रुपए पर मील तक फ्री है. 50 रुपए का खर्चा एक बारी का ऑन एन एवरेज फ्री है, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाए.
और अगर आपको बारिश हो गई शाम को बहुत तेज, मौसम बढ़िया हो गया, आपने बॉस से कहा जी आज समोसे खा दो, आ गए ऑफिस में चाय भी और समोसे भी, क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए? नहीं, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। सपोज रोजाना चाय आती है आपके पास, टैक्सेबल नहीं होगा। चाय तो एक बेसिक चीज है, कहाँ टैक्सेबल? समोसे भी नहीं होंगे। स्नैक्स, टी एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस आर फ्री। अल्कोहलिक टैक्सेबल हो जाएंगे। और खाना 50 रुपए पर मील फ्री, प्रोवाइडेड आपको ऐसी जगह भेज दिया जहां दूर दूर तक कोई है ही नहीं, तो वहां खाना भी फ्री है भैया, क्योंकि वो वहां पर आपको कोई ऐसी लग्जरी कोई बेनिफिट नहीं है भैया, वहां तो खाना ही नहीं मिलेगा आपको, और 50 किलोमीटर दूर तक कोई है ही नहीं, तो वहां खाना वो दे रहे हैं तो भैया एहसान नहीं कर रहे वो, वहां तो घर रहने का भी फ्री होता है, हमने पढ़ा था। रिमोट एरिया, बैकवर्ड एरिया में आपका वो भी फ्री होता है। तो क्या क्या है पढ़े? इफ स्नैक्स, टी एंड अदर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस आर प्रोवाइडेड इन वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स में मिले फ्री है, रिमोट एरिया में मिले फ्री है, ऑफशोर इंस्टॉलेशन ऑफिस प्रीमाइसेस में मिल रहे हैं फ्री है, और at any other place, then expenditure incurred by employer shall be regarded as a perquisite and it shall be fully exempt, है ना, from tax forever। तो फ्री है स्नैक्स, टी एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, तो आप पकौड़े समोसे बिना टेंशन के खा सकते, ऑफिस टैक्स नहीं लगेगा। नहीं तो सोचेंगे 10 रुपए का समोसा 3 रुपए का टैक्स लगेगा। फूड मील इज प्रोवाइडेड इन वर्किंग आवर्स, अच्छा यहाँ सब क्या लिखा है? वर्किंग आवर्स, आफ्टर वर्किंग आवर इट इज फुली टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयर आपको डिनर पे ले जाता है, फुल्ली टैक्सेबल। ये बात अलग है, कोई बताएगा थोड़े ना, लेकिन अगर बताया तो टैक्सेबल। फूड इज प्रोवाइडेड इन वर्किंग आवर्स इन रिमोट एरिया एंड ऑफशोर इंस्टॉलेशन फुल्ली एग्जम्प्ट, है ना, वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। फूड प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर विद इन ऑफिस और एनी अदर थ्रू वाउचर्स विच आर नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है, तो परक्यूजिट होगी एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस 50 रुपीज पर मील। फर्दर इफ एम्प्लॉयर हैज चार्ज सम अमाउंट, वो तो माइनस हो जाएगा, ये हर एक की बात है। कॉफी और सिमिलर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड स्नैक्स प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स विल बी एग्जाम। फर्दर वर्किंग आवर्स इंक्लूड एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, ऑफ टाइम वगैरह वो भी इंक्लूड है। This exemption is available only if the employee exercise the option of shifting out। 115 BAC में ये छूट नहीं मिलेगी, ठीक है, 50 रुपए पर मील की छूट नहीं मिलेगी और टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। मिस टुनटुन है, उन्हें फ्री फूड फैसिलिटी मिलती है, 23,000 रुपए साल भर का खा गई, ठीक है। छुट्टी रही 35 दिन, तो भैया कितने दिन खाया उन्होंने? 365 में से 35 दिन छुट्टी, 350 रुपए पर डे फ्री है, पर मील कितना? 16,500 तो एग्जाम्प्ट हो गए, 23,000 में से 16,500 तो एग्जाम्प्ट हो गए। तो कितनी वैल्यूएशन हो गई इस परक्विजिट की? 6,500। इसमें से इसके लिए इन्होंने 400 रुपए मतलब 4,800 रुपए दे दिए, तो टैक्सेबल कितना हो गया? समझ में आया? पहले तो 50 रुपए पर मील फ्री हो गए, और जो पेमेंट हो रही है वो फ्री हो गई, माइनस हो गया, है ना। गिफ्ट वाउचर और गिफ्ट टोकन, आपको आपका एम्प्लॉयर गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, कैश में, हमेशा फुली टैक्सेबल कुछ भी हो, कैश गिफ्ट इज फुली टैक्सेबल, ठीक है। पता चला एम्प्लॉयर ने आपको कहा
लो जी 5 लाख रुपए, आपकी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, फुल्ली टैक्स, ठीक है। या गिफ्ट दिया काइंड में, कोई वाउचर गिफ्ट टोकन दिया, तो अब मान लिया बर्थडे है और उसने कोई 1000-2000 की गिफ्ट दे दी, घड़ी दे दी 1000 रुपए की, क्या टैक्स लगना चाहिए उस पर? तो इन्होंने कहा 5000 रुपए तक का गिफ्ट फुल्ली एग्जम्प्ट, है ना। अब उसने, एम्प्लॉयर है, उनकी सेक्रेटरी है, उनका बर्थडे है, उन्हें 50,000 रुपए की घड़ी दे दी, डायमंड भी लग रहे हैं उसमें, फ्री हो गई, कितना टैक्स होगा? पूरा 50,000। 5,000 तक पूरा एग्जाम, 5,000 से ऊपर पूरा टैक्स। आप 5,000 माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। मिस्टर एक्स है, उनको वीडियो कैमरा मिला एम्प्लॉयर से बर्थडे पर, 21,000 कीमत है, क्या होगा? कितना टैक्सेबल होगा? 21,000। मिस्टर वाई है, उन्हें 21,000 रुपए मिले हैं बर्थडे पर, 21,000। मिस्टर जेड है, उन्हें कैश में मिला 2,000 और एक घड़ी मिली है 3,000, 2,000 टैक्स, ठीक है। घड़ी 5,000 की होती तो 2,000 कैश वाला टैक्स होना, ठीक है। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर, ये क्यों अलग से लिखा है? एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर में कवर होता है। मान लिया आप है, आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ अपनी पर्सनल परचेजिंग करी, पेमेंट करा एम्प्लॉयर ने, टैक्सेबल। ऑफिस के काम से खर्च करा, नॉट टैक्सेबल। ऑफिस, भैया आप गए एम्प्लॉयर के साथ और कहीं काम से, ऑफिस के काम से वहां कुछ पेमेंट करनी है, एम्प्लॉयर का कार्ड वहां चल नहीं रहा, आपका कार्ड चल गया, आपने पेमेंट कर दी, बाद में एम्प्लॉयर ने आपकी पेमेंट कर दी वापस, टैक्सेबल थोड़े ना होगा। तो ऑफिस के काम से काम खर्च करोगे, कोई टैक्सेबल नहीं होगा। पर्सनल पेमेंट करी और वो एम्प्लॉयर ने पेमेंट कर दी, फुल्ली टैक्सेबल हो जाए। क्लब एक्सपेंडिचर, आपने क्लब ज्वाइन कर रखा है, तो किसकी ड्यूटी है पेमेंट करना? एम्प्लॉय। पेमेंट कौन कर रहा है? फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन हेल्थ क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, इस टाइप के क्लब है जो सभी एम्प्लॉयज को हम बेनिफिट देते हैं, एम्प्लॉयर के प्रीमाइसिस में, वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, आप एम्प्लॉयर की जो है घड़ी है एक एम्प्लॉयर के पास, रोलेक्स, नाम सुना होगा, वो एम्प्लॉयर की 10 लाख की घड़ी है। आपने एम्प्लॉयर से कहा जी ससुराल जाना है, जरा घड़ी पहन कर जाए, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई, क्या रिश्ते के लिए देखने जा रहे हैं अभी, तो रोलेक्स की घड़ी पहन कर जाएंगे, दहेज ज्यादा मिलेगा। तो कुछ यूज कर रहे हैं आप मूवेबल एसेट, तो अगर एम्प्लॉयर ने मूवेबल एसेट अदर देन मोटर कार, अदर देन मोटर कार क्यों? क्योंकि मोटर कार का टॉपिक अलग से हम पढ़ेंगे, इसलिए एम्प्लॉय या उसके और किसी फैमिली मेंबर को यूज करने के लिए दिया है तो इसकी इवेल्यूशन होगी। याद करो, हमने पढ़ा था एक रेंट फ्री हाउस, उसमें फर्नीचर होता है तो क्या करते हैं? तो फर्नीचर भी तो मूवेबल एसेट ही है, तो वही है। अगर एम्प्लॉयर की अपनी एसेट है 10% ऑफ कॉस्ट, किराए की है तो किराया, तो वही तो है, सेम, है ना। लेकिन आप ऑफिस गए, आपको कंप्यूटर दे दिया जाएगा ऑफिस में, आप उस पर काम कर रहे हो, या कंप्यूटर को यूज कर रहे हो तो उस पर टैक्स लगा दें? लैपटॉप दे दिया एम्प्लॉयर ने, घर ले गए, क्यों देता है लैपटॉप?
आप उस पर पिक्चर देख रहे हो रात को रोज, तो टैक्सेबल होना चाहिए। रीजन बीइंग, अगर रात को 11 बजे फोन आ गया एम्प्लॉयर का, और एम्प्लॉयर ने कहा वो एक है ना मेल करनी है जरूरी, वो बना लिया था आपने, फाइल वाइल बना ली थी, आपने कहा हाँ, तो मेल कर दो अभी। आपने कहा जी हमारे घर पे कंप्यूटर ही नहीं है। उसने कहा बॉस ने आपके पास लैपटॉप, आपने कहा हमारे पास कुछ नहीं है जी, कोई हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है, साइबर कैफे भी नहीं है, कुछ नहीं है, ऑफिस में ही है, फाइल भी ऑफिस में ही है जी, और उसमें ऑफिस में ही आके करूंगा मैं। एम्प्लॉयर ने कहा यार ये तो बड़ी समस्या है, तो आपको क्या दे दिया उसने, लैपटॉप। फोन आया, और क्या करा, फोन आया आपसे कहा कि ये जो फाइल है अब आपके लैपटॉप में है ना, लैपटॉप मैंने दिया था, है ना लैपटॉप, हाँ जी है, तो मेल करो। अब आप दुखी हो गए, रात को 1 बजे 2 बजे तक घर पे काम करना पड़ रहा है, नहीं हो पाता प्रैक्टिकल। तो आपने फोन नहीं उठाया, अगले दिन क्या 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 जी मोबाइल खराब हो रहा है, ने मोबाइल दे दिया आपको। फिर अगले दिन आपने फोन नहीं उठाया, क्या क्या हो गया, कि वहां सिग्नल की दिक्कत है, उन्हें सिम भी दे दिया आपको। उन्होंने कहा मोबाइल भी मेरा है, सिम भी मेरा है। आपने कहा जी घर पे इंटरनेट नहीं चलता, उसने कहा कि मोबाइल में जो है इंटरनेट आपको फ्री दे रहे हैं, अनलिमिटेड यूज करो। तो क्या करोगे, मोबाइल उसका, इंटरनेट उसका, कनेक्शन उसका, अगर ज्यादा दिक्कत होगी वो कहेगा वाईफाई का कनेक्शन लगा ले या नौकरी छोड़ दे, ज्यादा कह रहा था, है ना। तो आप ज्यादातर क्या होता है, मोबाइल लैपटॉप इसलिए दिया जाता है कि भैया एम्प्लॉय काम करने से मना ना करे, और अच्छे एम्प्लॉय जो बड़े होते हैं उन्हें कार भी दी जाती है विद ड्राइवर। क्यों, तो क्या जी मैं फंस गया, ये हो गया ना, भैया फंसो मत, आ जाओ, ठीक है ना। तो क्या कंप्यूटर लैपटॉप को यूज करने पे टैक्स लगना चाहिए, फ्री। अगर कोई एसेट पार्ट ऑफ द मंथ यूज करिए तो पूरे महीने का, आपने रोलेक्स की घड़ी एक दिन के लिए ली, कितने की है, 10 लाख का, एक महीना, तो 8,333 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे एक दिन। और उस पर 30% का टैक्स लगेगा, मोटा मोटा करना 30% उसका, 8,333 का 30%, तो एक दिन का किराया 2,500 बैठा है एक तरीके से उसका, ठीक है ना। और कोई भी फैसिलिटी के लिए अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है तो वो तो माइनस हो ही जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 22, मिस्टर एक्स वीडियो कैमरा यूज कर रहा है 1,40,000 रुपए का 1 फरवरी 2024 से, तो क्या होगा टैक्सेबल, 1,40, 10%, 2 महीने का, कितना आया, 2,333। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, घड़ी है रोलेक्स की 10 लाख रुपए की, एम्प्लॉयर पहनता है रोजाना, आप उसको देखते हैं, और एम्प्लॉयर के पास 2-3 घड़ियां वैसे, और जब एम्प्लॉयर ने रोजाना पहनता है वो, तब उसका एम्प्लॉयर का मन भर गया उससे, ने कहा एक नया मॉडल आया 25 लाख का, वो ज्यादा पसंद आ रही है उसे। तो उसने पता करा मार्केट में 6 लाख रुपए की बिक जाएगी, रोलेक्स की घड़ी पुरानी भी बिक जाती है आराम। क्यों, वैसे जनरली बहुत ज्यादा डायमंड्स वगैरह होते नहीं है उसमें, तो ऐसा जरूरी नहीं है रेट बढ़े, जनरली तो कम ही होते हैं।
ठीक मिल जाती है। तो मान लिया वो 6 लाख रुपए की है मार्केट में वैल्यू, तो जैसे एम्प्लॉय को पता चला वो पहुंच गया, कह रहा जी मुझे ही दे दो, मेरी तो काफी समय से, 6 लाख का मार्केट वैल्यू है जी, 6 लाख मार्केट में आप मुझे, मैं कहा चल 4 लाख में ले लेता हूं। अब वो जो 4 लाख में मिली 6 लाख वाली चीज, तो 2 लाख का फायदा हो गया, तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मार्केट वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो इन्होंने कहा हम मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम डेप्रीशिएटेड वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे कि उस एसेट की क्या डेप्रीशिएटेड वैल्यू है और आपको कितने में उसने दी है, उसका डिफरेंस आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो डेप्रीशिएटेड वैल्यू के लिए डेप्रीशिएशन का रेट यही बताएंगे। द परक्विजिट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, तो डिफरेंस बिटवीन मूवेबल एसेट है, ये मूवेबल नहीं है, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट एंड बुक वैल्यू ऑफ एसेट, वो टैक्सेबल हो जाएगा। बुक वैल्यू होगा कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, अगर पार्ट ऑफ द ईयर है तो डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा, ड्यूरिंग विच द एसेट वाज पुट टू यूज बाय द एम्प्लॉयर। तो हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू ऑफ एसेट लेस सेलिंग प्राइस। अगर डेप्रीशिएशन का रेट क्या है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है 50% WDV, मोटर कार 20% WDV, बाकी सब एसेट 10% स्ट्रेट लाइन। एक सर्कुलर आया था, उससे क्लैरिफाई किया गया था कि कंप्यूटर, डिजिटल डायरी, लैपटॉप, इस टाइप की चीजें हैं यहाँ पर जो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। आप ये नहीं कह सकते कि वॉशिंग मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक है तो उस पर भी हम 50% लगाएंगे। ऑल्सो 10 साल से पुरानी एसेट टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि 10 साल माना जाता है उसकी, निचोड़ लिया आपने उस एसेट को। अब आप 15 साल पुरानी कार खरीद रहे हैं, मैंने कहा ले जाओ भैया, फ्री में ले जाओ, क्योंकि उसको कबाड़े में बेच रहा है, वो कबाड़ी वाले 35,000 दे रहे हैं मान लिया, मैंने कहा ले जाए ऐसी। अब उसको क्या वैल्यू करें, क्या टैक्सेबल करें, वो फ्री हो जाए। मिस्टर ए ने कंप्यूटर खरीदा अपने एम्प्लॉयर से 15 अक्टूबर 2023 को 30,000 का। ये कंप्यूटर खरीदा था एम्प्लॉयर ने 21/11/2020 को 2.5 लाख का। हमें परक्विजिट निकालनी। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, कंप्लीटेड ईयर। इस दिन खरीदा 2.5 लाख का, 1 साल कब कंप्लीट होगा, 50% का रेट है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर, 1/25 डेप्रीशिएशन, WDV 1/25, फिर 21/11/22 को 50%, 62,500, WDV क्या आ गया, 62,500। अगला आता है 21/11/23 को, ने जल्दबाजी कर दी, टैक्स ज्यादा लगेगा, 10 दिन और 1 महीना और रुक जाता, इस पे 50% का और डेप्रीशिएशन हो जाता तो बच जाता। अब यही माना जाएगा। और ट्रांसफर प्राइस क्या है, 30,000, टैक्सेबल कितना हो गया, 32,000। अगर वो रुक जाता ना 62,500 का आधा, 31,250, तो 1,250 ही टैक्स हो, लेकिन उसे ने जल्दबाजी कर दी। अगर ये मोटर कार हो तो क्या होगा, तो मोटर कार हो तो क्या होगा, मोटर कार पर क्या रेट है, तो 2.5 लाख का 20%, 2 लाख का 20%, 30,000 में बेचा, 1,30,000 टैक्सेबल होता है। ठीक है। अगर वीडियो कैमरा हो तो क्या होगा, वीडियो कैमरा होगा तो 2.5 लाख, 25,000, 25,000 स्ट्रेट लाइन मेथड है, 2,30,000 रुपए का सेलिंग प्राइस है, तो 1,70 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। मिस्टर कोरोना है, वो चाइना में काम करते हैं,
इनकी बेसिक सैलरी है 20,000 रुपए पर मंथ, डीए है 2,000 पर मंथ, 100% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए मतलब स्पेशल है। मिस्टर कोरोना को एचआरए मिलता है 7,500 और ये दिल्ली में 6100 रुपए पर मंथ का किराया देते हैं। एम्प्लॉयर ने इनको टेलीफोन अलाउंस भी दिया है, न्यूज़पेपर अलाउंस दिया है, कार भी दी है ऑफिशियल पर्पस के लिए, टीवी रेफ्रिजरेटर भी दिया है, लैपटॉप भी दिया है, कार भी बेच दी इसको, लैपटॉप भी बेच दिया इसको, तो टैक्सेबल सैलरी निकाल ली, तो खूब माल मिल रहा है इन्हें। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, बेसिक सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ, 2,40,000, डीए फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है 24,000, एचआरए 3 पॉइंट याद है, भूल गए? एक्चुअल रिसीव्ड कितना है? 7,500 इंटू 12, सेकेंड पॉइंट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेमेंट कितना है इनका? 6,100 इंटू 12, 10% ऑफ सैलरी, तो 10% इनका कितना बैठता है? इन दोनों का 10% है ना, कितना? तो कितना आ गया माइनस करके? थर्ड पॉइंट 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि ये रहते कहाँ है? दिल्ली में, तो 50% लेंगे, मेट्रो सिटी में 50% लेते हैं, तो 2,64,000 का 50%, तो सबसे कम क्या है? 46,800 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो 90,000 मिला, 46,800 एग्जाम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल कितना हो गया? 43,200। ठीक है। टेलीफोन अलाउंस पड़ा है कभी? फुली टैक्सेबल 1,500 रुपए पर मंथ, कितना हो गया? 18,000। न्यूज़पेपर अलाउंस फुली टैक्सेबल 2,400 रुपए। इन्हें कार मिली है ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो क्या परक्विजिट है ही नहीं, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए मिलती है तभी तो कार फैसिलिटी फॉर ऑफिशियल पर्पस, ऑफिस के काम से कुछ भी मिल रहा है तो वो टैक्सेबल थोड़ी ना होगा, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कंपनी ऑल्सो प्रोवाइडेड हिम टीवी रेफ्रिजरेटर फर्नीचर 1,00,000 रुपए का, तो यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स नहीं, यूज ऑफ मूवेबल फर्निश्ड वैल्यू है जो भी है, 1,00,000 है ना, 10% 10,000। कंपनी ऑल्सो प्रोवाइडेड लैपटॉप, तो लैपटॉप तो फ्री हो जाएगा। कंपनी ऑल्सो प्रोवाइडेड लैपटॉप, द कार
जो कार मिली है इन्हें यूज करने के लिए, द कार वाज परचेज बाय द कंपनी 5 लाख, और वो इन्हें बेच दी इन्होंने 1,25,000। तो ट्रांसफर ऑफ कार, तो एग्रीड प्राइस क्या है? 1,25,000। इसकी WDV निकालनी पड़ेगी कार की। कार थी 15/7/2020 को 5 लाख की। डेप्रीशिएशन लगेगा 15/7/21 को 20%, 1 लाख। फिर डेप्रीशिएशन लगेगा 15/7/22 को 80,000, 3,20,000। बेची है कार इनको 15/12/2023, तो ये 1 साल और हो गया 64,000। तो इसकी क्या आई वैल्यू निकल के? 2,56,000। तो 2,56,000 आई। कितना आया? 256 माइनस 125, 1,31,000। तो 1,31,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। लैपटॉप भी बेचा है, तो अब हम ट्रांसफर ऑफ लैपटॉप की बात करते हैं। एग्रीड प्राइस है 40,000, है ना? और ये तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है क्योंकि ये महंगा खरीदा है इसने। 50% का तो डेप्रिसिएशन का रेट है। तो 10/7/21 को 1 लाख का था, 10/7/22 को इस पे 50,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 50,000 रह जाएगा। 10/7/23 को 50,000 का डेप्रिसिएशन है, 25 रह जाएगा। अब 10/7/24 से पहले ही बिक गया है इसी साल, तो इसकी जो वैल्यू है 25,000 है। 25 का सामान 40 में खरीद रहा है तो फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। तो नुकसान नेगेटिव में नहीं आएगा, फायदा परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होगी बस। ठीक है, टोटल करते हैं। क्या आ गया? ये 10,000 लिखा है, 2,40,000, 43,200 की जगह 53, 4,68,600। ठीक है, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, इनकी टैक्सेबल जो सैलरी है, जो इनकम है, वो आगे 4,18,600। तो यहीं तक कंप्लीट करते हैं आज इसको।